तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस सेकेंडरी बाई गुल फैमिली अर्जी में। मुगल एम्पायर में हम लोग बाबर पढ़ रहे हैं और आज उम्मीद है बाबर के लिए ये चौथी क्लास है, चौथा सेशन, ये चौथा वीडियो हमारा। और हमें लगता है कि आज बाबर का खात्मा हो जाएगा। खात्मा तो हालांकि उसका 1530 में हो चुका है, लेकिन आज जब हम आपको पढ़ा रहे हैं चौथी क्लास में आज बाबर का खात्मा हो जाएगा। ठीक है, ऐसी आशा करते हैं। तो खैर बिना कोई ज़्यादा भूमिका बनाए मैं आपको ये कहूँगा कि अगर इस सेशन को आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे वीडियो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, खास करके ये जो सीरीज़ है, तो मुगल एम्पायर हमने शुरू किया है। मुगल एम्पायर पे हमारी ये चौथी क्लास है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनके सबके लिंक डाल रखे हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो क्लास 4 को देखने से पहले अगर आप पहले जो 3 क्लासेस हैं उनको देखेंगे तो ये चीज़ ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप पहले 3 क्लासेस ना देख पाएँ तो ऐसा कुछ खास है नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ जो है शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं। बाबर हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो उसकी शेष बातें रह गई हैं, यानी कि हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है, तो उस पूंछ को हम पीट रहे तो देख लेते हैं। अब बाबर के जो बेटे थे वो थे हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। आलम खां कौन था? आलम खां इब्राहिम लोदी का चाचा था। मैं आपको जो पहले क्लासेस में सभी बता चुका हूँ। महमूद लोदी कौन था? ये इब्राहिम लोदी का छोटा भाई था। दौलत खां लोदी जो था इब्राहिम लोदी के समय पंजाब का गवर्नर था। सल्तनत या लोदी वंश में पंजाब का गवर्नर था दौलत खां लोदी। और ये बाबर को बुलाने वालों में जो लोग शामिल थे उसमें मुख्य साजिश करता था ये दौलत खां लोदी। हसन खां मेवाती ये शहीद हुआ खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था बाबर के खिलाफ, लेकिन लड़ाई में शहीद हो गए थे हसन खां मेवाती। मेदिनी राय आपको पता है, पहले पानीपत फिर खानवा और उसके बाद जो लड़ाई हुई चंदेरी की लड़ाई हुई है। तो मेदिनी राय जो है वो चंदेरी के युद्ध में शहीद हुए। ये राणा सांगा के सामंत थे। उसके बाद मेहंदी ख्वाजा जो है बाबर का बहनोई हुआ। बाबर का बहनोई और हुमायूं का फूफा। जब बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीत ली थी तो मेहंदी ख्वाजा को आदेश दिया था कि आगे बढ़ करके तुरंत दिल्ली पर कब्जा करो। तो मेहंदी ख्वाजा कौन हुआ? बाबर का बहनोई और हुमायूं का फूफा। फूफा समझते ना, फूफा पंजाबी में कहते हैं फूफड़। तो मेहंदी ख्वाजा बाबर का बहनोई, इसने आगे बढ़कर दिल्ली पर कब्जा किया था पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर के आदेश से। अच्छा, यहीं पर मैं बताते चलूँ, हो सकता है बातें भूल जाऊंगा, कि जब बाबर की अंतिम दिन नज़दीक आने लगे तो मेहंदी ख्वाजा जो था साजिश करने लगा खुद गद्दी पाने के लिए, लेकिन हालांकि उसमें सक्सेसफुल हो नहीं पाया था। तो आगरा पर पानीपत की लड़ाई के बाद आगे बढ़ करके दिल्ली पर कब्जा किया मेहंदी ख्वाजा ने और आगरा पर कब्जा किया था हुमायूं ने। इन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के आसानी से इन शहरों पर कब्जा या इन किलों पर कब्जा कर लिया था। वली की जीत, जब बाबर दिल्ली में आकर के तुगलकाबाद में, बताया था ना मैंने पिछली क्लास में, 27 अप्रैल सन 1526 को बाबर दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था। तो उसके बाद दिल्ली की व्यवस्था, दिल्ली और आसपास की व्यवस्था करने के लिए बाबर ने वली की झील को दिल्ली का सिकदार बनाया था। सिकदार आप ऐसे समझ लें जैसे आजकल होते हैं ना जिलों में एसएसपी, उस टाइप से। उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफ़ा ये बाबर का जो तोपखाना बटालियन थी या तोपखाना ब्रिगेड थी, उनके कमांडर थे। ठीक है ना, तोपखाना, बंदूक तोपखाना का जो ब्रिगेड थी उसके कमांडर थे कौन? उस्ताद अली और उस्ताद मुस्तफ़ा। इसमें स्पेशली उस्ताद मुस्तफ़ा जो था वो बाबर के सोल्जर्स को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग भी देता था, गन की ट्रेनिंग देता था। राजा विक्रमादित्य ये ग्वालियर के राजा थे और ये पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़े थे, लेकिन शहीद हो गए। बहार खां, पानीपत की लड़ाई के बाद ये बहार खां जो है इसने सुल्तान महमूद का टाइटल लिया और बिहार पर कब्जा कर लिया था। नुसरत शाह के बारे में बाद में बताएंगे आपको। राणा सांगा, इतिहास इनके परिचय का मोहताज नहीं है। खानवा की लड़ाई में इन्होंने बाबर को चैलेंज किया था। तो राणा सांगा के बारे में कहा जाता है कि इनका एक आंख और एक हाथ नहीं था। लड़ाइयों में एक हाथ में इनका खत्म हो चुका था, एक आंख में इनकी खत्म हो चुकी थी। और इनके शरीर पर कहते हैं 80 घाव थे और अपने जीवन में इन्होंने 80 लड़ाइयाँ लड़ी थी। और एक लड़ाई और थी जो था खतौली का युद्ध। खतौली के युद्ध में इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था। यानी कि पानीपत की लड़ाई से पहले इब्राहिम लोदी राणा सांगा से भी हार चुका था। कहाँ पर? खतौली की लड़ाई। अब इधर आगे चलते हैं। मैंने देखा यहाँ पर पहली बार तोप और बंदूक का इस्तेमाल बाबर ने किया सन 1519 में भीरा और बाजोर की लड़ाई में। कई बार ये रिपीट हो चुका है, लेकिन फिर भी नोट से आप लोग लिख लीजिए। तुलगमा और उस्मानी स्टाइल का इस्तेमाल, लड़ाई का जो सिस्टम है ना, तुलगमा पद्धति और उस्मानी पद्धति। तुलगमा क्या है कि लड़ाई के मैदान में हम फौज को किस तरह से व्यवस्थित करेंगे, और उस्मानी क्या है? तोप लगाने का सिस्टम। लड़ाई के मैदान में हम तोपों को किस तरह से सेट करेंगे, वो है उस्मानी स्टाइल।
तो तुलगमा और उस्मानी स्टाइल बाबर ने भारत में पहली बार पानीपत की लड़ाई में इस्तेमाल किए। ध्यान रखना, पानीपत के पहले युद्ध में। और तोप और बंदूक का इस्तेमाल 1519 में बाबर और धीरा के घेरे में ही कर चुका था। बाबर ने बादशाह का टाइटल लिया काबुल में सन 1507 में, और बाबर गद्दी पर बैठा था फरगना में। ध्यान रखना, सिंहासन पर वो बैठ चुका था फरगना में, छोटी सी रियासत थी फरगना उज्बेकिस्तान में, जो उसके पिता के कब्जे में थी। पिता के मरने के बाद 11 साल की आयु में 1484 में वो फरगना में पहली बार राजा बना। और इसने जो बादशाह का टाइटल लिया था वो काबुल में सन 1507 में। अच्छा, कहते हैं कि दुनिया में पहला ऐसा युद्ध जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया, तो वो तो घाघरा की लड़ाई। और भारत में पहली बार, हाँ बिल्कुल सही कह सकते हैं, भारत में पहली बार ऐसा कब हुआ कि जब किसी विदेशी ताकत के खिलाफ हिंदू और मुसलमान भारत के दोनों एक होकर लड़े, तो वो थी खानवा की लड़ाई। ठीक है ना, हिंदू और मुस्लिमों का संघ बना पहली बार खानवा की लड़ाई में। मुगलों की या बाबर की पहली जो राजधानी बनी वो बनी आगरा। यानी कि बाबर जब भारत आया तो उसने अपनी राजधानी क्या बनाई? आगरा बनाई। बाबर को यहाँ पर स्टेबिलिटी या स्थायित्व कहाँ से मिला? खानवा की लड़ाई से। देखिए, पानीपत की लड़ाई के बाद उसने दिल्ली और आसपास के इलाके जीत लिए, लेकिन उसके बाद सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। जो सबसे खास चैलेंज था वो था राजपूतों में भी राणा सांगा। तो राणा सांगा को खानवा की लड़ाई में हराया था, तो खानवा से ही बाबर को यहाँ पर स्टेबिलिटी मिल गई थी। जैसे बक्सर की लड़ाई जीतने के बाद अंग्रेजों को यहाँ स्टेबिलिटी मिली थी, सेम उसी तरह से। अच्छा, बाबर जो है वो, अगर हम उसकी पर्सनैलिटी की बात करें तो ये बहुत ही बेहतरीन तीरंदाज और बेहतरीन घुड़सवार भी था। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि आगरे के किले की दीवार पर अक्सर ये घोड़ा दौड़ाया करता था या घुड़सवारी करता था किले की दीवार पर। अच्छा, बाबर ने जो है कि काबुल को हिंदुस्तान और खुरासान के बीच का पड़ाव था। ईरानी जो एम्पायर है उसको खुरासान कहते थे, हिंदुस्तान हमारा अपना देश। तो बाबर क्या कहता है, काबुल को क्या कहता है? हिंदुस्तान और खुरासान के बीच का पड़ाव। यानी कि अगर आपने इन दोनों इलाकों पर कब्जा करना है तो काबुल पर आपका कब्जा जरूर होना चाहिए। ठीक है। पानीपत के बाद बाबर ये कहता है कि काबुल की गरीबी अब और नहीं। मैंने पिछले सेशन में ही बताया, काबुल की गरीबी अब और नहीं। इसका मतलब क्या है कि बाबर अपने लगभग पूरे जीवन संघर्ष करता रहा, एक तरह से गरीबी, बादशाह होते हुए भी वो गरीबी का जीवन जीता रहा। लेकिन जब भारत आया वो, और भारत की खुशहाली उसने देखी, यहाँ पर लूटमार से अच्छा खासा पैसा उसने पाया, तो उसने कहा अब मैं वापस नहीं जाऊँगा। तो इसी पर उसने कहा था काबुल की गरीबी अब और नहीं। ठीक है। तुजुक बाबरी, अच्छा, बाबर बहुत ही अच्छा राइटर भी था, और ये इसकी जो राइटिंग्स हैं वो तुर्की लैंग्वेज में, तुर्की भाषा में। अच्छा, तुर्की भाषा में गद्य भी लिखता था और पद्य यानी प्रेजेंस और पोएट्री दोनों लिखता था। ये इसकी जो सबसे चर्चित कृति जो है वो है बाबरनामा। अच्छा, बाबरनामा का ओरिजिनल नाम क्या था? तुजुक बाबरी। बाबर ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी, वो थी तुजुक बाबरी के नाम से। अच्छा, तुजुक बाबरी जो है वो मूल रूप से तुर्की भाषा में लिखी गई, यानी कि बाबर ने अपनी जो बुक लिखी थी तुजुक बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस तुजुक बाबरी बुक में जो कि बाबर की आत्मकथा कही जाती है वो तुर्की भाषा में है। बाबर ने बताया क्या? बाबर ने अपने जीवन के बारे में बताया, अपने संघर्षों के बारे में बताया है, भारत के बारे में, भारत के भूगोल, भारत के संस्कृति, कल्चर, यानी कि धर्म, संस्कृति, हमारा भाषा, रहन, संस्कृति का मतलब क्या है? हमारा रहन सहन, ठीक है ना, हमारा कल्चर, हमारे त्योहारों, हमारे देश का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, हमारे यहाँ की जो सड़कें हैं, जो राजमार्ग हैं, हमारी तरह तरह की फसलें, वनस्पति, हमारे लोग। अच्छा, बाबर ने हमारे लोगों की प्रशंसा की है। बाबर कहता है कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं बहुत ही सचरित्र और बहुत ही सम्मानित तरह से आपसे व्यवहार करते हैं। यहाँ के लोगों की प्रशंसा की है, यहाँ के राजाओं के बारे में बताया, यहाँ के साम्राज्यों के बारे में बताया, हमारे खान पान और हमारी भाषा, हमारे रिवाजों, जो हमारी प्रथाएं हैं, उनके बारे में बाबर ने बताया। इसके अलावा हमारे धर्म का भी इसने वर्णन किया है। किसमें? तुजुक बाबरी। तुजुक बाबरी में भारत में 7 राज्यों का जिक्र किया है। आपको याद करने में आसानी हो जैसे मैंने इनको सीक्वेंस से लिखा है: दिल्ली, मेवाड़, मालवा, गुजरात, जैसलमेर, विजयनगर और बंगाल। इन 7 राज्यों का, इन 7 साम्राज्यों का जिक्र किया बाबर ने तुजुक बाबरी में। इसके अलावा बाबर कहता है कि भारत का सबसे शक्तिशाली जो राजवंश है वो है विजयनगर राजवंश, और विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा कहता है। सबसे शक्तिशाली राजा, ये सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा होता था कृष्णदेव राय को। अगर बाबर को उस दौर में नर्मदा पार करने की हिम्मत करता तो निश्चित ही कृष्णदेव राय की सेना या विजयनगर की सेना उसको कुचल देती। अच्छा, अब ये जो तुजुक बाबरी है इसका ट्रांसलेशन भी हुआ है।
तो इसका फारसी में ट्रांसलेशन पहली बार जो हुआ है वो किया है पायंदा खान ने। मैंने कहा फारसी में मूल तुर्की प्रति से पहला ट्रांसलेशन, यानी कि तुजुक बाबरी जो ओरिजिनल मूल प्रति जो हाथ से लिखी हुई थी उस बुक से इसका तुर्की से फारसी में पहला जो ट्रांसलेशन किया है। फिर से बता दूं कि जो मूल तुजुक बाबरी बुक है उससे पहली बार, उस बुक का पहली बार फारसी में ट्रांसलेशन किसने किया है, वो किया है पायंदा खान ने। वो किसके समय में हुआ, ये अकबर के समय में हुआ। पायंदा खान ने ट्रांसलेशन किया था अकबर के समय में, ठीक है। दूसरी बार इस बुक का जो ट्रांसलेशन हुआ है वो बाबरनामा के नाम से हुआ फारसी में। तो फारसी में इसके दो फेमस ट्रांसलेशन हैं, एक किया है पायंदा खान ने और एक किया है अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो पायंदा खान ने पहली बार इसका ट्रांसलेशन किया फारसी भाषा में, किसके समय में, अकबर के समय में। अकबर के ही समय में अब्दुल रहीम खान खाना ने भी इसका ट्रांसलेशन किया। अब अब्दुल रहीम खान खाना जो इसका ट्रांसलेशन किया है वो किस नाम से किया है, बाबरनामा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बाबरनामा लिखी है अब्दुल रहीम खान खाना ने, तो तुजुक बाबरी ओरिजिनल जो लिखी है वो खुद बाबर ने लिखी, ठीक है। अच्छा, जो मूल तुर्की प्रति यानी कि जो बाबर की जो पांडुलिपि थी, हाथ से लिखी हुई किताब थी उसकी तुजुक बाबरी, उस किताब से पहली बार इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन हुआ है वो किया है मिस्र देवरीत ने। अगर आपसे कोई पूछे कि पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया है, तो मिस्र देवरीत ने किया। अच्छा, जो खानखाना की बाबरनामा है उसका भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ खानखाना की बाबरनामा का, वो किया लीडल, अर्स्किन और एल्किन ने। तीन लोग थे ये, लीडल, अर्स्किन और एल्किन, तीनों ने ट्रांसलेशन किया, ठीक है। अच्छा, कहते हैं बाबर की मौत की वजह क्या है, बाबर जो है बीमारी से मरा और रहस्यमय बीमारी थी। लेकिन जो इतिहासकार वो ये कहते हैं कि देखिए, एक तो बाबर जीवन भर लड़ता रहा, लगातार लड़ाइयाँ लड़ता रहा। इस वजह से उसकी जो इम्यून पावर है या उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या शरीर की जो ताकत है वो धीरे धीरे कम होने लगी। एक बात ये भी कही जाती है कि पानीपत के युद्ध में जो इब्राहिम लोदी शहीद हुआ था, अब उसका राजवंश तो बचा ही रह गया था। तो बाद में इसी इब्राहिम लोदी की माँ ने बाबर को खाने पर बुलाया और खाने में कोई बहुत ही स्लो पॉइजन दे दिया, जिससे बाबर उबर नहीं पाया और धीरे धीरे वो गंभीर बीमार रहने लगा, है ना। इसके अलावा भारत की गर्म जलवायु, यहाँ की गर्मी उसको भी बर्दाश्त न कर पाया और धीरे धीरे बीमार हो गया और बीमारी के बाद वो मर गया। बहुत सारी वजह है। आपको पता है बाबर का जो दफन हुआ पहली बार वो आगरा में हुआ। बाबर ने आगरा में एक बाग बनवाया था, बाग बनवाया नहीं जाता, बाग लगवाया जाता। एक बाग लगवाया था ज्यामिति विधि से, ज्योमेट्रिक स्टाइल में, जिसका नाम था नूर अफगन, आगरा में। इसी नूर अफगन को दूसरा नाम आराम बाग भी है, जो नूर अफगन बाग है उसका दूसरा नाम आराम बाग भी है, ठीक है ना। तो पहले तो इसका दफन हो गया था आगरा में। उसके बाद बहुत लंबे समय बाद हुमायूं जो है संघर्ष करता रहा, फिर हुमायूं को शेरशाह ने खदेड़ दिया। हुमायूं ने जब दोबारा कब्जा किया तो उसके बाद बाबर की दिली इच्छा थी कि मुझे काबुल में ही दफनाया जाए। तो आगरा से इसकी कब्र की मिट्टी खोदी गई, जहाँ पर इसकी कब्र थी वो सारी मिट्टी को खोदा गया और उस मिट्टी को काबुल ले जाया गया और काबुल में उसको जा करके दफन कर दिया गया। काबुल में ही बाबर का मकबरा है, ठीक है। मुगलों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो थी फारसी। और मुगलों के अगर झंडे की बात करें तो इनका झंडे में जो कपड़ा था वो हरे रंग का था। हरे रंग के कपड़े में एक बना हुआ था बाघ और एक बना हुआ था शेर। ये मुझसे शायद गलती हुई, बाघ और शेर, इसमें से या तो बाघ था या शेर था। तो एक बाघ था इसमें और बाघ के साथ साथ इसमें जो है सूरज या चांद उसका कोई चित्र था। मैं फिर कभी क्लियर इसको करूँगा, ठीक है। अच्छा, बाबर जो कविताएं लिखता था, जैसे हम लिखते हैं ना हमारे यहाँ होता क्या, दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, छंद, इस तरह से होते हैं ना, तो उसी तरह से तुर्की में कविता लिखने की स्टाइल है मुवैयान। तो तुर्की काव्य की शैली है मुवैयान। तो मुवैयान शैली में बाबर जो था कविताएं में लिखता था और इसी शैली में बाबर ने एक दीवान लिखा। दीवान माने काव्य संग्रह, ठीक है। अच्छा, एक फिर हम यहाँ पर आ गए भीरा या भेरा या आलोर की हम लोग बार बार बात करते हैं। तो ये भीरा या भेरा कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में, वहाँ पर जिला है सरगोदा। तो सरगोदा जिले में है, झेलम नदी के किनारे। अच्छा, एक चीज़ और आ रही है कि खानवा की जो लड़ाई हुई 1527 में, उस लड़ाई में बाबर के खिलाफ जो संघ बना था उसमें राणा सांगा का साथ किन किन ने दिया था। तो इसमें अंबर या आमेर के राजा, मारवाड़, मेवात, बगड़, बूंदी, शेखावटी, रायसेन, चंदेरी, बीकानेर और ग्वालियर के जो तोमर है, ये सारे राजपूत राजा इस संघ में शामिल थे, ठीक है ना। इसके अलावा इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी, वो भी 10,000 की फौज अपने साथ लेकर के आया था, लेकिन फिर भी बाबर जीत गया। तो आप समझ लें वो कितना बहादुर और कितना बड़ा रणनीतिकार रहा। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने, पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर इतना खुश हुआ, उसे जितना यहाँ से खजाना मिला था
उसने लगभग सारा लौटा दिया। कहाँ? काबुल के हर बाशिंदे को, काबुल के हर नागरिक को, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान, कैसा भी हो, सभी को चांदी का एक एक सिक्का उसने गिफ्ट किया था पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद। तो इसी के बाद काबुल के लोगों ने इसको कहा था कलंदर, पानीपत के लोगों ने इसको टाइटल दिया था कलंदर। मतलब कहने का मतलब है इसका संचय की आदत नहीं थी, जो होता था वो सब अपने लोगों में ही बांट दिया करता था। तो अच्छा, खानवा की लड़ाई में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जब उसकी सेना कमजोर पड़ने लगी, सैनिकों का हौसला टूटने लगा, भागने लगे, तो इसने क्या किया था कि सभी सैनिकों को ललकारा, इकट्ठा किया, एक ऊंचा मंच बनाया, स्टेज बनाया, उस पर चढ़ करके इसने जोशीला भाषण दिया। और वो जो भाषण जो था वो बहुत ही नाटकीय किस्म का था। भाषण में सबसे पहले इस खेमे में जितनी भी, इसके खेमे में जितने भी शराब की बर्तन थे, खास बड़ी बड़ी देग समझते हैं ना, बड़ी बड़ी देगों में शराब भरी हुई थी, शराब के शौकीन थे ये लोग, तो सारी की सारी जो शराब थी वो लौट दी गई। उस कसम खाई कि मैं आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊँगा। कुरान हाथ में लिया, कुरान पर हाथ रख के कसम खाई कि मैं आज के बाद कभी भी शराब नहीं पीऊँगा। इसके अलावा इसने कहा कि हम जो लड़ रहे हैं धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जिहाद का नारा दिया इसने अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए। वही अगर जिंदा रहे, जीत गए तो हिंदुस्तान का राज मिलेगा, और मर गए तो जन्नत मिलेगी, है ना। यानी कि मर गए तो हम शहीद कहलाएंगे और मरने के बाद हमें जन्नत मिलेगी। क्यों जन्नत मिलेगी? कि भाई इसने अपने सैनिकों से ये कहा कि हम यहाँ पर गद्दी के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। खैर अल्टीमेटली मकसद राजाओं का क्या होता है वो तो आपको पता ही है। अब कहा कि मैं शराब, कसम खाई कि मैं शराब नहीं पीऊँगा आज के बाद, और उसमें व्यापार टैक्स ले जाता था, व्यापार पर कर लिया जाता था, जिसका नाम था तमगा। इसने अनाउंसमेंट किया कि मैं मुसलमानों से तमगा टैक्स नहीं लूँगा। इसके अलावा अपने सारे सैनिकों को इसने कहा कि हाथ में कुरान लो और कसम खाओ कि या तो लड़ोगे या मरोगे, लड़ाई का मैदान छोड़ करके आप नहीं भागोगे। और साथ ही साथ इसने ये भी कहा कि इस लड़ाई के बाद मेरा जो भी सैनिक वापस जाना चाहेगा, काबुल वापस जाना चाहेगा, मैं उसको जाने दूंगा, ठीक है। और इसी में बाबर ने टाइटल लिया गाजी। गाजी मतलब धर्म का रक्षक, गाजी का मतलब धर्म का रक्षक। सवाल कई बार आता है किसने गाजी का टाइटल लिया था, तो बाबर ने गाजी का टाइटल लिया। इसी लड़ाई में बहुत से राजपूत मारे गए और बाबर ने उनका प्रदर्शन करने के लिए बहुत से राजपूतों के सिरों की मीनार बनाई थी। इसके अलावा चंदेरी में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, चंदेरी की लड़ाई में, और यहाँ पर भी राजपूतों के सिरों की मीनार बनाई गई। चंदेरी की लड़ाई में एक फेमस जो है बहुत ही राजपूतानियों की वीर गाथा है कि चंदेरी के युद्ध में जब सारी पुरुष मारे गए, किले पे कब्जा हो गया, तो किले में जो स्त्रियां बची थी, मौजूद थी, उन सभी ने सामूहिक सीता जला करके अपने आप को खत्म कर लिया, यानी कि जो तो बाबर यहाँ पर आकर के ख़त्म हो गया। इसके अलावा बाबर का जो आर्किटेक्चर था, एक दो इक्का दुक्का चीज़ें और हैं, वो जब हम आर्किटेक्चर आर्ट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें सुनेंगे। तो मुझे उम्मीद है मैंने ये नोट्स जो आपके सामने लिखे हैं, कई सारी बुक से और नेट वगैरह से रिसर्च करके सामने आपको लिखा है, और आपके काम की चीज़ें हैं। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरे चैनल को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मेरे दोस्तों